in 2021 for UPSC Civil Service Exam on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए बिल 2019 के बारे में और इससे रिलेटेड कंसर्न्स और इससे रिलेटेड बेनिफिट्स को समझेंगे इस लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy Combat for UPSC aspirants, which is guaranteed scholarship test, will be on 19th September 2021, 11 a.m. in the morning. This is huge. Win scholarships from rupees 10 crore pool, guaranteed discount on participation for free users, 56 questions in 60 minutes, along with detailed video solutions by top Unacademy's UPSC CSE educators. This test is available in both Hindi as well as in English. So hurry, do not let this opportunity go. Take it live from Unacademy Android app. You can download it from Play Store or App Store. Enroll now. The link is given in the description box. When you have downloaded the Unacademy Learning app, the live test will be there, and use the invite code ARPITA10 ARPITA10। देखिए, आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आएगा डीएनए बिल 2019 को लेकर। इससे काफ़ी रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं। AIMIM के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी चिंता जताई थी। इस बिल के ऊपर काफ़ी ऑपोजिशंस के और भी लीडर्स ने इस पर, ओवैसी जी ने भी इस पर काफ़ी चिंता जताई थी डीएनए बिल को लेकर कि कास्ट सर्टिफिकेशन में काम आ सकता है। इसी के बारे में आज हम समझेंगे। रिसेंटली अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी रिपोर्ट अपनी सबमिट करी थी ऑन दी डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 पे। देखिए, जब भी बिल आता है मिनिस्टर्स के द्वारा या टाइम्स स्पीकर के द्वारा ऑफ द लोकसभा, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको कई बार रेकमेंड करा जाता है। इसीलिए ये जो बिल था ये भी रेकमेंड हुआ था जिससे इसमें और गहन तरीके से डिस्कशन हो सके, रिपोर्ट सबमिशन हो सके। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन साइंस एंड टेक के पास डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 जो है ये गया और वहाँ से रिपोर्ट आई। अगर हम इस बिल के बारे में बात करें, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 के बारे में, इट इज़ टू रेगुलेट द यूज ऑफ डीएनए इन्फॉर्मेशन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो इन्फॉर्मेशन है जिससे कि लोगों की पहचान की जा सकती है, उसको रेगुलेट करना है। देखिए, डीएनए इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका काफ़ी पार्ट देखने को मिलता है। फर्दर, डीएनए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत यूज़ होती है। इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि डीएनए इन्फॉर्मेशन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एज़ फार एज दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न्ड, और ये पता चल सके कि किसने क्राइम किया है और किसने नहीं। ऑल्सो इसको आइडेंटिटी ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करने में भी इस बिल की बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। अगर हम बात करें वेस्टर्न, जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने 1994 में ही इसी तरीके के जो कानून थे उनको ले आया था बिल के फॉर्म में, और एक्ट बनते बनते वो 96 में आ चुका था। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के बिल्स पहले ही आ चुके हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 20-25 ईयर्स बैक, यानी कि 2 दशक से पहले ही वहाँ पर इस तरीके के डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डीएनए इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल के तरीके के बिल्स आ चुके हैं, जिससे कि क्राइम डिपार्टमेंट जो है, चाहे वो FBI हो, CIA हो, इंटेलिजेंस में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी का। और वही इंडियन गवर्नमेंट अब जो है उसको लाना चाह रही है, लेकिन इससे काफ़ी रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं जिसको अपोजिशन लीडर्स ने इस पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया है। द कमेटी हैज़ अंडरलाइन दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूज़ किया जाए। देखिए, इंडिया में अगर हम जुडिशरी की बात करें, केस को सॉल्व करने के लिए पहले से ही इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, वर्क ओवरलोड इतना ज़्यादा है। मैंने आपको ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल में भी बताया था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल जो है उसका जो मेजर रोल है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इसलिए मना ही की थी कि ट्रिब्यूनल को इस तरीके से आप जो रिफॉर्म बिल ला रहे हैं ये मत कीजिए, बिकॉज वर्कलोड जो है ट्रिब्यूनल्स की वजह से जुडिशरी पर बहुत कम होता है। और अगर हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बहुत क्विक और एफिशिएंट कर दें और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, विज्ञान का इस्तेमाल करें, साइंस और टेक का इस्तेमाल करें, तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही फास्ट हो जाएगा।
अगर कहीं पर किसी ने क्राइम कमिट किया है तो डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा, जो कि फॉरेंसिक टीम करती है। आपने कई बार इसको न्यूज़ चैनल पे भी बताया जाता है। इसके बाद कई बार काफ़ी क्रिमिनल वेब सीरीज़ और शोज़ भी होते हैं जिन पर आप देख सकते हैं कि क्रिमिनल जो इस तरीके के केसेस होते हैं, सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर फॉरेंसिक साइंटिस्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स व्हाट दे डू इज़ कि वो डीएनए टेस्टिंग करते हैं, बिकॉज जो हेयर का स्ट्रैंड यूज़ हो सकता है, ब्लड यूज़ हो सकता है, जो भी पूरे क्रिमिनल एक्टिविटी या सिचुएशन में विक्टिम के ऊपर किया गया है या फिर गिल्टी ने उसे किया है। तो डीएनए इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो बहुत ही फास्ट एंड और क्विक तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने इस क्राइम को कमिट किया है और कौन कौन इसमें भागीदार हैं। बट डीएनए टेक्नोलॉजी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल ये काफ़ी एक ऐसे लेवल पर भी काम कर सकता है जहाँ पर राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करा जाए। और राइट टू प्राइवेसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है, जो कि आपका इन्फ्रिंज हो सकते हैं राइट टू प्राइवेसी। यानी कि सपोज करिए अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्रिमिनल नहीं है, जो खाली जस्ट बिकॉज ही वाज और शी वाज प्रेजेंट इन दैट क्राइम सीन या ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ऑन दैट क्राइम सीन, या जब वो क्राइम सीन पर थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो सकती है। और इसके काफ़ी और डायमेंशंस भी हैं। ऑल्दो डीएनए टेक्नोलॉजी कैन हेल्प लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन फाइंडिंग कि किसने क्राइम कमिट किया है, क्राइम्स को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। जितनी भी एजेंसीज हैं उनको ज़्यादा अपनी एफर्ट्स, अपना एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देना नहीं होगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा नहीं उनके पास, तो और जगह पर भी हम रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट एश्योर एप्रीहेंशंस ओवर द यूज़ ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी बिल 2019, बिकॉज कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को भी ये इन्फ्रिंज कर सकता है। अब समझते हैं कि इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, एसोसिएटेड इश्यूज़ विद द बिल। देखिए सबसे बड़ा जो इशू है वो है राइट टू प्राइवेसी का इशू। देयर आर क्रिटिसिजम्स दैट जो डीएनए प्रोफाइलिंग बिल है, जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी और ह्यूमंस जो भी हैं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसने क्राइम किया है या कौन था, किसका ये डीएनए है। इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और अगर ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का भी डायरेक्ट वायलेशन है। देखिए ऐसा भी कई केसेस में देखने को मिला है कि जो क्रिमिनल, जिसको माना जाता है कि क्रिमिनल है, इवन बाय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और इवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, कि वो क्रिमिनल असल में है ही नहीं, या केस जो है वो जो है किसी और को इसमें फंसाया जा रहा है, या जो केस है उसको लेकर पूरे सबूत नहीं है प्रॉपर तरीके से। ऐसे सिनेरियो में जो क्रिमिनल नहीं है बट हु इज़ द परसीव्ड क्रिमिनल और परसीव्ड गिल्टी पर्सन, अगर उनका इस एज पर दिस बिल उनकी आइडेंटिटी, उनका डीएनए प्रोफाइलिंग अगर होता है तो उनको राइट टू प्राइवेसी जा सकती है। हो सकता है कि वो जो व्यक्ति हैं उनको कोई इस तरीके का डिजीज़ हो, जो कि डिजीज़ बहुत लेवल पर वेरी कर सकता है, जिसको वो नहीं चाहते कि जो है इसका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास हो, अथॉरिटीज़ के पास हो। फॉर एग्जाम्पल ये काफ़ी बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स नहीं है, परसीव्ड क्रिमिनल्स थे, लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके ऊपर, री इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो क्रिमिनल असल में फाउंड ही नहीं होते हैं। देयर इज समबडी एल्स जो उस पूरे सिचुएशन में थे, जो कि असल में गिल्टी थे। तो ऐसे केस में डीएनए प्रोफाइलिंग की वजह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जितनी भी हैं वो क्या करेंगी कि जो इवन परसीव्ड क्रिमिनल्स हैं या इवन जो विक्टिम्स भी हैं उनका भी डीएनए प्रोफाइल जो है वो हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू डीएनए प्रोफाइलिंग पहुंच जाएगी। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जो व्यक्ति हैं, सपोज कीजिए किसी को देयर कैन बी सर्टेन इशूज़ लाइक किसी को डिजीज़ है, किसी को मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं, इनफैक्ट किसी को हो सकता है सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ हों, जो कि नहीं चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं कि प्राइवेसी बनी रहे राइट टू प्राइवेसी के तहत और सरकार के पास इसका रिकॉर्ड ना जाए, वो भी वायलेट हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी भी वायलेट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इंटरनेट पर क्या यूज़ करते हैं। जैसे ये काफ़ी बार पोर्नोग्राफी को कंप्लीट तरीके से कंप्लीट बैन ऑन पोर्नोग्राफी पर भी राइट टू प्राइवेसी का ये वायलेशन काफ़ी बार ये भी मुद्दा रहा था। द सेम ऑल्सो गोज़ विद ऑलमोस्ट ऑन द डीएनए प्रोफाइलिंग बिल। ऑल्सो द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड कि हाउ द बिल प्लान्स कि जो डीएनए प्रोफाइल्स उनको प्राइवेसी उनकी कैसे रख सकते हैं। देखिए डेटा थेफ्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर डेटा पायरेसी हमें देखने को मिलती है, लोगों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है, जो निजी इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट्स को चली जाती है। इसलिए कई बार इस तरीके की बातें भी उठती हैं कि जो एडवर्ट्स चलता है या जो एडवर्टीजमेंट्स लोग देखते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कई बार वो ऑर्गेनिकली ड्रिवन नहीं होता, इनऑर्गेनिकली ड्रिवन होता है। दैट हैज़ सर्टेन इशूज़ विद रिलेटेड टू प्राइवेसी ऑफ दैट इंडिविजुअल, ऑफ ही और शी।
उसी तरीके का सेम सिनेरियो आपको डीएनए प्रोफाइलिंग में भी देखने को मिल सकता है। अगर सरकार कह रही है कि वो डीएनए प्रोफाइलिंग करेगी और राइट टू प्राइवेसी को भी कायम रखेगी, तो प्रश्न ये आता है कि वो कैसे रखेगी। इसके बारे में बिल के अंदर एज सच बिल्कुल क्लियर कट मैकेनिज्म साफ तरीके से देखने को नहीं मिलता है। द डीएनए प्रोफाइलिंग बिल also follows a long list of bills that are being introduced without the data protection law in place। और देखिए, अगर कोई बाहर, जैसे मान लीजिए अगर इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ होता है बाय थर्ड पार्टी, ये तो हो ही सकता है, इसके ऊपर कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज आप देखते हैं कि हैकर्स काफ़ी बार हैक कर लेते हैं प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं। बट डेटा थेफ्ट एक अलग बात है, लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग की वजह से आपका जो आइडेंटिटी है, आपका बिल्कुल बेसिक लेवल एज अ इंडिविजुअल, आपका जो हेल्थ है, आपके क्या इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप किस तरीके से, आप कैसे व्यक्ति हैं, ये सारी चीज़ें डीएनए प्रोफाइलिंग बिल की वजह, डीएनए प्रोफाइलिंग की वजह से पता चल सकती हैं। अब इसका ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी ही इसको थेफ्ट इसका या मिसयूज़ करे। हो सकता है इन सर्टेन केसेस, कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि गवर्नमेंट के ही सर्टेन सेक्शंस, नाम ये मैं ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी ही हो, गवर्नमेंट भी हो सकता है आगे आने वाले समय में कि वो इसका मिसयूज़ कर सके। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि गवर्नमेंट डायरेक्टली मिसयूज़ करेगी, बट अंडर सर्टेन प्रोविजंस। तो ऑपोजिशन का भी ये कहना है कि आप जो बात कर रहे हैं राइट टू प्राइवेसी अलॉन्ग विद दिस डीएनए प्रोफाइलिंग बिल, वो तो सही है, लेकिन आप कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ इससे रिलेटेड कोई लाते क्यों नहीं है। एंड द थिंग इज, दिस बिल विच फॉलोज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ बिल्स दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, ये बिल्कुल किसी भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बगैर हैं। कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है जो इसको बचा रहा हो, सेफ गार्ड कर रहा हो राइट टू प्राइवेसी को। और ये काफ़ी बार इश्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट इस पर फिर कंस्पिरेसी थ्योरीज भी काफ़ी आती हैं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो आप पर एक वॉच रखती है, आपको हमेशा मॉनिटर करती है, जो कि कंस्पिरेसी थ्योरीज का ही पार्ट है। उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया जा सकता अंटिल अनलेस उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन आप यहाँ डीएनए प्रोफाइलिंग बिल में देख सकते हैं खामी के रूप में राइट टू प्राइवेसी में हमें देखने को मिलता है। प्लस कॉम्प्लिकेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। देखिए, यूजिंग डीएनए इफेक्टिवली ड्यूरिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्स अ प्रॉपर क्राइम सीन एग्जामिनेशन, जिसमें कि जो पुलिसिंग हुई है वो बहुत रिलायबल है, टॉप नॉच पुलिसिंग है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं, हाईली ट्रेंड हैं, उनके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ FBI, अगर हम बात करें अमेरिका में, जिसमें कि सैम्पलिंग जो है, जो सैम्पल्स होते हैं कस्टडी के दौरान, अ ट्रस्टेड चेन ऑफ कस्टडी ऑफ सैम्पल्स, एनालिसिस जो किया जाता है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, एंड ऑल्सो प्रॉपर यूज़ ऑफ एक्सपर्ट एविडेंसेस इन कोर्ट। लेकिन अगर इंडिया में हम बात करें, ये रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, ग्राउंड रियलिटी की, अगर हम यथार्थवादी अप्रोच को रखते हैं, अगर हम सच्चाई में देखते हैं, सभी जानते हैं कि इंडियन पुलिसिंग सिस्टम अलग ही अपने डिसएडवांटेजेस से, अलग ही कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है 2021 में भी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जेल्स हैं, जो पेनिटेशनरीज हैं, वहाँ पर प्रॉपर ना तो क्रिमिनल्स को प्रॉपर सुविधाएं दी जाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर है। मैं सुविधाओं से बात नहीं कर रहा हूँ लग्जरी सर्विसेज की, बट जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती, उस पर भी कई बार रिपोर्ट्स आप देखते हैं। प्लस जो पुलिसिंग स्टाफ है वो भी प्रॉपर ट्रेंड नहीं है। अब देखिए, जो हमारे सरकार जब भी रिक्रूटमेंट करती है तो बहुत बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्रिमिनल साइकोलॉजी का जो पार्ट है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के पद पर हो जो कि SSC CPO कंडक्ट करता है, या फिर UPSC के पद पर तो आप डायरेक्टली IPS होते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टेट PCS में भी बात करते हैं, स्टेट PCS से भी जो पुलिसिंग सिस्टम का पार्ट बनते हैं कैंडिडेट्स, वहाँ पर भी प्रॉपर ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं दी जाती जहाँ पर क्रिमिनल साइकोलॉजी, प्रॉपर एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक साइंस, इसके बारे में बताया जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी भी तरीके का इवेंट या क्रिमिनल इस तरीके का इवेंट घटता है, उस समय क्राइम सीन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कभी भी किसी भी टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिसिंग ऑफिसर को नहीं देखेंगे। वहाँ पर आप मेजॉरिटी समय में सब इंस्पेक्टर को, या फिर जो रैंक में थोड़े से नीचे हैं, नीचे की तरफ जो हिरार्की में फॉल करते हैं, उन ऑफिसर्स को या फिर उन पुलिस ऑफिशियल्स को आप देखेंगे। अब उस केस में होता यह है कि बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड वेरी मच, प्रॉपर रिलायबल पुलिसिंग वो नहीं कर पाते, उन्हें एनालिसिस करना अच्छे से आता नहीं है। अगर ऐसा आप टेक्नोलॉजी ले भी आते हैं तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से की नहीं गई है। और अगर DNA को आपने ढंग से हैंडल नहीं किया तो उसके अलग नेगेटिव्स निकल सकते हैं। Without these prerequisites, DNA database will exacerbate rather than solve problems in the criminal justice system। और ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि आपने बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी अनट्रेंड स्टाफ को दी और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होने की बजाय वो मिसयूज़ होने लग जाए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉल्स मैचेस हो सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और एविडेंस को प्लांट कर दिया जा सकता है किसी और के खिलाफ। जैसे करप्शन का केस अगर हो जाता है, कई बार मान लीजिए रेड टेपिज्म में करप्शन है और किसी भी कॉम्प्लिकेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किसी और को फंसाना है, जो कि कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, वहाँ पर डीएनए बिल एक यूज़ होने की बजाय एक मिसयूज़ के रूप में सामने आएगा। बायोलॉजिकल सर्वेलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिसयूज से जुड़ा हुआ है। ऑल डीएनए फुटप्रिंट्स एट अ क्राइम सीन माइट नॉट बी ऑफ दोज एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट। ऐसा मैं काफ़ी बार पहले भी कह चुका हूँ कि देखिए कई बार क्राइम सीन जो है वो बहुत ही प्रॉपर क्राइम सीन नहीं होता है। विक्टिम और गिल्टी जो है पर्सन, ऐसा कभी क्राइम सीन आपको प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलता है। हमेशा जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, कोई भी क्राइम सीन इस तरीके से होता है, क्राइम होता है कमिट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। ऐसे केस में क्राइम सीन के अंदर डायरेक्टली डीएनए फुटप्रिंट्स बिल्कुल बने बनाए तरीके से मिल जाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑल डीएनए फुटप्रिंट्स जो क्राइम सीन पर होते हैं ज़रूरी नहीं वो विक्टिम और गिल्टी के हों, हो सकता है किसी और को भी फ्रेम किया जा रहा हो सकता है किसी को फ्रेम भी ना किया जा रहा हो, फिर भी वो क्राइम सीन का किसी तरीके से पार्ट ना भी हो, लेकिन फिर भी उनका वहाँ पर किसी तरीके से फुटप्रिंट मिल गया, डीएनए फुटप्रिंट मिल गया। सो दैट कुड बी केस की बायोलॉजिकल सर्वेलेंस से जुड़ी हुई बात है। देर इज एप्रीहेंशन देयरफॉर कि जो डीएनए रिपोजिटरी है प्रपोज्ड बाय द बिल कुड एंड अप बंडलिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद क्राइम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्राइम से जुड़े हुए सपोज कीजिए 2 लोग गिल्टी हैं, 4 लोग विक्टिम्स थे, यानी कि टोटल 6 पीपल वर इन दी होल क्राइम सीन पार्ट। बट इन्वेस्टिगेशन जब हुई और वो पब्लिक प्लेस में अगर कहीं होता है, क्राइम सीन कहीं पर भी हो सकता है वहाँ पर 6 लोगों की जगह 12 लोग आए हों। अब उन सभी का अगर आप डीएनए प्रोफाइलिंग करने लगेंगे और डीएनए रिपोजिटरी में उनका इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जोड़ने लगेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक सेकंड ग्रेड, एक सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर पढ़ाई करनी है और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम पास करना है तो उसे पूरा यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको क्राइम सीन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, क्विकली एफिशिएंटली यूज़ करना है डीएनए टेक्नोलॉजी को फॉर क्रिमिनल जस्टिस, देन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा लोगों के डीएनए की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। दस इट मे अलाउ स्टेट सैंक्शनड बायोलॉजिकल सर्वेलेंस। अब बात आती है इनएडिक्वेट सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि हर चीज़ देखिए अगर इंडिया में आप बात करें 1990s के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद अगर हम देखें काफ़ी चेंज जो हुआ आया है। प्रो कैपिटलिस्ट मॉडल स्पेशली 2014 के बाद से बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि हर चीज़ जो है वो बहुत ही प्रो कैपिटलिस्टिक तरीके से काम करे, और उसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी या तकनीक तो ला सकते हैं, लेकिन आप अगर ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि अगर मिलिट्री ऑफिशियल्स को प्रॉपर तरीके से जब ट्रेन किया जाता है तभी उनको वेपनरी प्रोवाइड की जाती है, तभी उनको बड़े बड़े मिसाइल्स और गन्स और वेपनरी प्रोवाइड की जाती है। बट यू कैन नॉट प्रोवाइड दैट टू सिविलियंस जिनको यूज़ भी नहीं करना आता। हो सकता है सिविलियंस उसको फिर एक सिविल वॉर की कंडीशन जैसे अफगानिस्तान में आप देखते हैं उस तरीके के हालात आ जाएँ। कहने का मतलब है ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। केवल एक नई तकनीक ले आना काम नहीं करती है ऑन द ग्राउंड रियलिटी। The committee has flagged the concerns over the lack of infrastructure for conducting DNA tests. अगर हम इंडिया में बात करें DNA टेस्ट्स को कंडक्ट करना भी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। बायोटेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें वो इतना नहीं है। Presently, the labs in the country can only fulfill 2 to 3% of the country's DNA profiling requirement. तो आप सोच सकते हैं कि 100% में से केवल 2 से 3% ही फुलफिल कर पा रहे हैं। राजीव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2011 का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हैड डिसमिस्ड इम्प्रॉपरली एनालाइज डीएनए एविडेंस। तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए एविडेंस को अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया हुआ है 2011 में, तो अब ये चीज़ और भी ख़राब तरीके से आ सकती है अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड ना हो। ऑल्सो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि काफ़ी ऑपोजिशंस के लीडर्स जो हैं न्यूज़ फोरम्स पर आकर, डिबेट्स में आकर, डिस्कशंस में आकर कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इट विल अफेक्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस। अब बात आती है कैसे। देखिए, वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेक्ट्स ऑफ इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ दैट जो लीगल एड सिस्टम है उसके अंदर बहुत भारी कमी है कि वो विक्टिम्स की भी मदद करे एंड ऑल्सो द एक्यूज्ड, स्पेशली दोज फ्रॉम द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और एक बहुत ही ग्रोइंग बॉडी, देयर इज़ अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ लिटरेचर हैज शोन कि मोस्ट पीपल चार्ज विद क्रिमिनल ऑफेंसेज आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। और आप इंडिया में जानते हैं
और ये बहुत ही ईजी और ग्राउंड रियलिटी पे आप सिचुएशन देख सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने डेली लाइफ में, कि अगर आप कहीं निकलते हैं और आपको कोई पुलिस ऑफिशियल चेकिंग के लिए रोकते हैं कहीं भी, ट्रैफिक पुलिस, बीट ट्रैफिक पुलिस, या फिर आपका जो स्टेट पुलिसिंग सिस्टम है उनमें से कोई ऑफिशियल अगर आपको रोकते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आई एम नॉट हेयर सेइंग अबाउट UPSC एस्पायरेंट और गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स, आई एम हेयर सेइंग कि जो मेजॉरिटी, जो एवरेज सिविलियंस हैं, उनको नहीं पता है उनके राइट्स के बारे में। तो आप सोचिए कि मार्जिनलाइज सेक्शंस, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें तो और भी नहीं पता होगा। तो ऐसे केसेस में क्रिमिनल ऑफेंसेस जो उन पे चार्ज लग जाता है, उनको उसके बारे में ही नहीं पता। तो अगर उनकी कोई ज़बरदस्ती जबरन तरीके से DNA प्रोफाइलिंग हो भी जाए, तो उन्हें नहीं पता कि ये होना सही है या नहीं है। This concern may exacerbate when a sophisticated technology such as DNA profiling is deployed to establish a crime। और इसी से कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग भी की जा सकती है, जिसका मिसयूज़ होगा। कई बार हम न्यूज़पेपर में काफ़ी जर्नलिस्ट को, काफ़ी फ्रीलांस जर्नलिस्ट को, और इवन थिंक टैंक्स भी काफ़ी बार ये इस बात को दिखाते हैं, न्यूज़ चैनल पर भी बात आती है कि जो पुलिसिंग सिस्टम है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो पुलिसिंग सिस्टम भी है इंडिया में, या इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका भी बेंट ऑफ माइंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग एंड दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी, दैट इज़ द इंडियन सोसाइटी। तो उनका भी कहीं ना कहीं वो कास्ट बेस्ड बाइफ्रिकेशन करना, लोगों का डिवाइड करना की जो मेंटालिटी है, वो इस यहाँ पर मिसयूज़ के रूप में सामने आ सकती है। द स्टैंडिंग कमेटी पॉइंटेड आउट दैट द DNA प्रोफाइल्स कैन रिवील एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, और ये एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेशन जो है सेंसिटिव, ये हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो किसी को, ये भी हो सकता है कि किसी को सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ हों, जो कि वो नहीं चाहते हैं, जो है उसे जो चाहते हैं वो प्राइवेट रहे, प्राइवेसी उनकी कायम रहे, वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज करे, गवर्नमेंट के पास ये आए। ऐसे केस में हो सकता है। ऑल्सो कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड DNA प्रोफाइलिंग भी की जा सकती है, जिसमें कि केसेस में फंसाया जा सकता है कास्ट, जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनको भी। लोअर कास्ट से मेरा मतलब है इन द स्ट्रेट ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, नॉट एज कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब बात आती है वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें पॉजिटिव्स क्या हैं। ये तो बात होगी मिसयूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम इसे अप्लाई नहीं करेंगे, इसका मिसयूज़ प्रॉपर तरीके से हमें ग्राउंड रियलिटी पर पता नहीं चलेगा। वे फॉरवर्ड ये है कि सबसे बड़ी बात है कि पहली बात की प्राइवेसी प्रोटेक्शन दी जाए। देखिए बिल बहुत ही बेहतरीन है। क्रिमिनल जस्टिस पार्ट में अगर ट्रेंड पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनको अपना काम पता है किस तरीके से करना है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, प्रॉपर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ऑफिशियल्स जो हैं, एक पूरी टास्क फोर्स है हमारे पास जो कि ट्रेंड हैं, हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, तो क्रिमिनल जिसने क्राइम कमिट किया है उसको सज़ा मिलेगी और जस्टिस का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जिससे कि लोगों का जो विश्वास है हमारे कानून पर और जस्टिस सिस्टम पर वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। बट इसमें प्राइवेसी की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट इज bestowed with the responsibility of protecting the citizens' privacy, and the easiest way to achieve this would be a prior adoption of a data privacy या data protection bill 2019, यानी कि पहले इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं, this would allow individuals some recourse if their rights were not protected. This is particularly important, especially following the Supreme Court's right to privacy judgment, जो कि आप समय समय पर देखते रहते हैं, even related to the issues of pornography. प्लस एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जैसे DNA रेगुलेटरी बोर्ड जो है, ये बिल में भी लिखा गया है दैट इट इज़ प्रपोज दैट DNA रेगुलेटरी बोर्ड इज स्टिल टू पावरफुल एंड इनसफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल, देयरफॉर कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू एन इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक साइंस रेगुलेटर। और जैसे इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक साइंस रेगुलेटर होगा तो इसमें ज़रूरत है कि एक्सपर्ट्स को हायर किया जाए, एक्सपर्ट्स को रखा जाए टू इंश्योर ओवरसाइट ऑफ बोथ लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर तरीके से काम कर सके, और क्राइम सीन एग्जामिनेशन भी, जो ग्राउंड रियलिटी पर जो असल सच्चाई में जो क्राइम सीन होता है उसके एग्जामिनेशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाए। बिकॉज देखिए क्रिमिनल जस्टिस में और क्रिमिनोलॉजी में एक सेइंग है कि आप क्राइम को कमिट होने से नहीं रोक सकते हर जगह पर। आपको नहीं पता कि अभी जिस टाइम मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कभी भी क्राइम कमिट हो, नहीं होना चाहिए आइडियल सोसाइटी में, बट ये बहुत यूटोपियन है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर सेकंड हर मिनट छोटे से बड़े लेवल का क्राइम कमिट होता है। क्रिमिनोलॉजी में इसको बोला जाता है कि क्राइम तो कमिट होगा ही, लेकिन अगर क्राइम कमिट ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, लेकिन वो होगा ही होगा, इट इज़ द इनएविटेबल। अगर होता है तो उसके बाद जस्टिस देना सबसे बड़ा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में। इंश्योरिंग
ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वन पार्ट जो कि वे फॉरवर्ड में आता है। विद द न्यू सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स, या ऐसे व्यक्ति जो खो गए हैं, जो मिसिंग हैं, या ऐसे व्यक्ति आप कई बार देखते हैं कि कहीं पर लैंडस्लाइड या कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे लोग एक साथ जो है वो मिसिंग फाउंड हो जाते हैं, या वहीं पर वो दबकर जो है मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बट ऐसे केसेस में मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई करना बहुत मदद दे सकता है डीएनए प्रोफाइलिंग इसमें भी। इट बिकम्स ऑल इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द ओपननेस ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग। आप कई बार न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि मिसिंग पर्सन या वांटेड, कई बार जो न्यूज़पेपर का ब्लैक एंड वाइट लास्ट पेज होता है उसमें कई बार दिया जाता है डिसीज पर्सन, मिसिंग पर्सन, वहाँ पर डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत मदद कर सकता है। बट अंडर राइट टू प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन बिल की तरीके का बिल जब तक नहीं आता है, तो प्राइवेसी जब तक इसके साथ नहीं जुड़ी होगी, तो ये बिल जो है उस लेवल पर काम नहीं कर पाएगा। ऑल्सो एड्रेसिंग ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स इज ऑल्सो वन वे फॉरवर्ड, जहाँ पर जब ये नई तकनीक आ रही है तो इसके लिए पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरीज हैं, जैसे पुलिस हो गए, पुलिसिंग सिस्टम हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लॉयर्स हो गए, इवन मजिस्ट्रेट्स हो गए, उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है। इंडिया का अगर पर्सपेक्टिव में कहें, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो 20 से 25 साल पहले 96-97 के करीब आ चुकी है ये, लेकिन इंडिया में ये काफ़ी नई चीज़ है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए पुलिसिंग सिस्टम में भी। हमें जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, स्पेशली जैसे जो कमीशंस हैं लाइक एसएससी जो कि सीबीओ एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल पर, हेड कांस्टेबल लेवल पर, तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग के अंदर चेंजेस लाने चाहिए, ट्रेनिंग को अपडेट करना चाहिए उसका करिकुलम, जिससे कि वी आर एबल टू एड्रेस द ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स बोथ फॉर द क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरीज। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का केस आता है मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1991 का वर्डिक्ट हेल्ड दैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैन नॉट बी सक्सेसफुली फॉट विदाउट अ क्लोज वॉच ऑफ सस्पेक्ट्स, बट सर्वेलेंस कैन नॉट इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इन दिस कंटेक्स्ट देर इज द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इनेबलिंग इकोसिस्टम जहाँ पर इस तरीके की प्रोफाइल की जा सके इन दिस पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर आप किसी व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी को ख़राब नहीं कर रहे हैं, इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं, उसे टच भी नहीं कर रहे हैं, बट क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर सही तरीके से काम कर रहा है। जिसने क्राइम किया है, जो पापी है, जिसने गलत काम किया है, जो क्रिमिनल है, उसको जस्टिस कानून के रूप में, कानूनी रूप में उसे न्याय मिले उस पूरी सिचुएशन में, उसको पनिशमेंट हो, जो भी पर्टिकुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है एज पर दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्लस जो विक्टिम है उन्हें सहायता दी जाए। तो ये सबसे बड़ा इसका पार्ट है। तो इस बिल में आपको यही समझना है दैट डीएनए प्रोफाइलिंग बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपसे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस पूछे जा सकते हैं, ये किससे रिलेटेड ये चीज़ है ये आपसे पूछा जा सकता है। आई हैव डिस्कस्ड इट कम्प्लीटली। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.